तो हेलो दोस्त, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं पीवाई क्यू के, आप देख रहे होंगे भली भांति और एंजॉय ले रहे होंगे सीरीज का। तो इसी सीरीज का ये सन 2023 के पेपर का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए तीसरा मतलब 3 पार्ट में ऐसे कर दिया। तो ये लास्ट पार्ट होगा और ये भी लॉन्ग हो जाएगा, लगभग 40 मिनट के आसपास। तो आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए और एंजॉय करते रहिए सीरीज का। वादा करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मतलब इसे ये बोला, मतलब इसे ये बोला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके अनेक हल कब होंगे। वैसे तो अभी तक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आता था जिसके a1/a2 b बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के अनेक हल होंगे, उस पे आता था। अब इस पे पूछा है रैखिक समीकरण द्वारा, किससे? ग्राफ विधि से पूछ रहा है। तो ग्राफ विधि से कैसे दर्शाएगा, आइए देखते हैं। पहले तो निकालिए, देखिए इस पहले समीकरण फर्स्ट को लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट को लेने पर, ठीक है, अगर इसे लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक। और देखिए 3x बराबर निकालेंगे, 3x बराबर हो गया 2 प्लस वाई, ठीक। अच्छा ठीक है, और चाहे y बराबर निकाल लो, y बराबर निकाल लो। तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आएगा 3x माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, x और y। देखिए अगर हम x का मान 0 लेते हैं, अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? -2। अगर x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये तो आगे समीकरण फर्स्ट थे। और समीकरण सेकंड लेने पर, समीकरण सेकंड लेने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। पहले तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन यही आकर के बन गई, तो ऑब्वियसली यही निकलेंगे। तो देखिए y इक्वल टू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? ये y इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ भी वही करिए, क्या करना है? x और y, अगर हम x इक्वल टू 0 मानेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? -2। और अगर x इक्वल टू 1 मानेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 1। ठीक है, अब ये तो आ गया। हम कब इसे हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? देखिए ये हो गया x अक्ष, x और x डैश, ये हो गया y अक्ष, y और y डैश, मतलब y डैश की तरफ निगेटिव होंगे। ठीक है, इधर यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, ठीक, 0 1 2 3 4। ऊपर कौन सा होगा? प्लस का। अब इधर कैसे आएंगे? वहां 0 1 2 3, 0 1 2 3, माइनस का लगा लो। ठीक है, अब देखिए पहले समीकरण में क्या था? x बराबर जब 0 रखा, देखिए x बराबर 0 रखा, अगर यहाँ पे रखा, ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर कितना है? -2। मतलब x बराबर 0 रखने पर y बराबर -2 की रेखा कौन सी आ रही है? ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें समीकरण सेकंड से x बराबर 0, देख रहे हो ना, देखते रहे ना आराम से। अगर x बराबर 0 लिया मैंने, अब ठीक है x बराबर 0 लिया मैंने और y बराबर -2 आ गया। अब इसमें अब देखिए दूसरी लाइन क्या है? अगर x बराबर 1 लेंगे, x बराबर अगर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 1। x बराबर अगर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 1। ये रहा, ये x बराबर, अच्छा ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का है, ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा -1 1। देखिए x बराबर अगर 1 लिया तो y बराबर कितना आया? 1। तो ये रहा ये वाली। ठीक है, अगर x बराबर 1 लिया तो y बराबर 1, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही तो होंगी, ये दोनों रेखाएं। अगर इसका 0 लेंगे तो 2 पे आएगा, इसका 0 लेंगे 2 पे। ये रेखाएं इसकी है जो x बराबर 0 ले पर -2, x बराबर 0 ले पर माइनस, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इसके अनेक हल हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप का मतलब होता है मतलब एक दिख ही नहीं रही है, एक लाइन के ऊपर, जैसे ये बता, ये है एक, इसी लाइन के ऊपर मैंने ये दूसरी लाइन खींच दी, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, मतलब इसके अनेक हल हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये दूसरे का खा है। आई होप आप आनंद ले रहे होंगे, क्वेश्चन का समझ आ रहे हैं। अगर समझ आ रहे हैं तो कमेंट में
कमेंट में जरूर लिख कर बताना कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है। बिना कमेंट करे मत जाना अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, और अगर आप सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं तो मेरा वादा है आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे अधिक स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू लगे रहिए। ये देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 अंकों की बनी किसी संख्या को अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नए बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करिए, और इसका लिंक, इसके पेपर जो ये सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पेपर का, तो आप वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रिंट आउट निकला के आराम से सॉल्व करिए वीडियो के साथ साथ। तो देखिए पहले ये समझिए, ये होता है संख्या के अंकों का योग। जैसे 2 अंकों से बनी है, जैसे कि मान लीजिए 31, तो इसमें अंक कौन कौन हो गए? 3 हो गया, एक 1 हो गया, तो इनका योग कितना हो गया? 4। तो वैसे ही ये बात कर रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या जिसका योग 9 है, तो हम वो मान लेते हैं अंक x और y। मान लीजिए कोई संख्या x और y अंक से मिलकर बनी है, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन में इसने बोल दिया, ठीक है। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। यदि संख्या को उलट दिया जाए, अच्छा ये बताइए, अगर 31 लिखा है तो ये आएगा 1 और ये आएगा 30, ढाई के अंक पे, इकाई और ढाई, ठीक है। तो ये आगे आप मतलब ये तो समझ आ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर x और y है, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले 10x प्लस वाई, ठीक है। जैसे कि 31 था मेरे भाई, तो 31 को हम क्या लिख रहे थे? 1, और ये 30, अगर इधर 5 और होता तो ये होता 500। ये चीज समझ आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये 30 हो गया। अब देखना इसे ऐड करना, 30 और 1, तो ओवरऑल मिलाकर कितना है? 31। तो हम यही तो कर रहे हैं, 10x ढाई के स्थान पर और y, ठीक है। ये तो होगी मूल संख्या, मूल संख्या होगी। अब अगर संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, मतलब हम क्या करते हैं? 10y प्लस x कर दें, तो वो है क्या बोल रहा है? जाए तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। मतलब ये 27 अधिक है किससे? मूल संख्या से। 10x प्लस वाई में अगर 27 जोड़ देंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है? तो देखिए समझते रहिए। देखिए 10 और इसे अब इसे सॉल्व कीजिए। 10y माइनस का मतलब ये प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 27, ठीक है। क्या हो गया? 10y होते 1y की कितना बचा? 9y। इधर कितना बचा? 9x इक्वल टू 27, ठीक है। और ये कितना हो गया? खत्म हो गया। y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3। और देखिए अब इधर कितना था? 9, इधर कितना आ गया? 3। तो देखिए कितना आ गया? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब यहाँ से इसे करिए सॉल्व। देखिए अगर इसे ऐड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू आ जाएगा 12। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6। और 6 का मान समीकरण किसी इसमें रख दीजिए। अगर 6 y इक्वल टू 6 रखेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 9, और तो x इक्वल टू 3। अब देखिए अब संख्या कितनी हो गई? हमारी संख्या क्या मानी थी? x और y। तो x की जगह कितना रखेंगे? 3, और y की जगह कितना रखेंगे? 6। देखिए दोनों के अंकों का योग 9 आ रहा है, वो 9 बता रहा था, बस यही अपना आंसर हो गया। संख्या कितनी हो गई? 36, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और ABC कोण ABC 45 हो। एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 3/4 हों। तो क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक त्रिभुज की रचना करवा रहा है, तो आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब रचना में लिखेंगे। मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखने जाना। रचना में आपको पहले पॉइंट डाल के लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि 6 सेंटीमीटर की भुजा BC खींचने पर, 6 सेंटीमीटर की भुजा BC खींचने पर, 6 सेंटीमीटर की भुजा मैंने खींच दी BC, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की भुजा BC को खींचने पर अब क्या होगा? अब दूसरे में लिखना, बिंदु B से X तक एक रेखा खींची, मतलब खींचने पर, बिंदु B से X तक एक रेखा खींचने पर, ठीक है। अब क्या होगा? ये पॉइंट 2 में लिख लिया। पहले पॉइंट में लिखना 6 सेंटीमीटर की भुजा ऐसे खींचने पर। दूसरे में लिखना बिंदु B से एक रेखा
एक्स खींचने पर, ठीक। और 3 में लिखना भुजा बी एक्स पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाने पर, भुजा बीसी पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाने पर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है कौन, ए बी, तो 3 सेंटीमीटर ए पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाने पर, ठीक है। ये हो गया 3 में। अब 4 में क्या लिखना है, भुजा अब ए पर चाप लगाने पर, ठीक है। अब 4 पॉइंट पे क्या लिखोगे कि भुजा ए को सी से मिलाने पर, भुजा ए को सी से मिलाने पर बन गया त्रिभुज। अब कौन कौन सा बता रहा है, ए बी सी, ए बी सी मतलब ये हो गया 45, ठीक है। रचना में 4 पॉइंट हो गए। अब देखिए, अब हम 5वां पॉइंट ये लिखेंगे। 5वें पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। भुजा बी से V3 तक B1 B2 V3 बी डैश, देखिए अब क्या करना है, एक भुजा बी से बी डैश खींची, ठीक है, एक भुजा बी से बी डैश खींचने पर, ठीक है। ऐसा ही 5वें 6ठे पॉइंट में लिखना है, सी से सी डैश तक एक भुजा खींचने पर, सी से सी डैश तक C1 C2 और C3, ये सी डैश हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये लिखना है, एक्स यहाँ पे मान लीजिए, ऐसे ही मतलब ए से एक्स तक है ही वो, तो इस पे A1 A2 A3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हम, अब 6ठे 7वें पॉइंट में क्या लिखेंगे, भुजा पॉइंट सी को पॉइंट के B2 किधर गया, B2, ठीक है, पॉइंट सी को या भुजा मतलब पॉइंट सी से पॉइंट B2 को मिलाने पर, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम लिखेंगे पॉइंट C3 को B3 से मिलाने पर। अब एक और लिखेंगे, मतलब 7 8 लिखेंगे। अब 9वां पॉइंट क्या लिखेंगे, A3 को CX से मतलब C3 से मिलाने पर, A3 को C3 से मिलाने पर, हो गया। अब लिखेंगे 10वें पॉइंट में, देखिए B1 इक्वल टू B2, B1 बराबर, देखिए हाँ B1 बराबर B2, ठीक है, ये सारी बराबर हैं, और B2 बराबर B3, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखना है 11वें पॉइंट में, यही ये लिखना है, C और C डैश बराबर C1 C2, ठीक है, और C2 और C1 C2 इक्वल टू C2 C3। ऐसे ही इसमें लिखना है A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3, ठीक है। मतलब ये दूरियां बराबर हैं। अब लिखना है फाइनल पॉइंट में 12वें में, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, कौन सा वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ, देखिए B3 और A3, B3 और A3, ठीक है, ये एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, त्रिभुज BC3 और A3, ठीक है। ये समरूप है ABC के, त्रिभुज ABC के, समरूप त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की 3/4 हैं, ठीक है। ये होगी रचना। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरे भाई तो शेयर करना ना भूलना और कमेंट करके जरूर बताना। तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आई होप बढ़िया लग रहे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्त देखते हैं, एक समरूपता का नियम से ये प्रमेय सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं बढ़िया टेक्निक के साथ, मन लगा के देखना। अभी कॉपी पेन रख दीजिए, अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कॉपी पेन रख दीजिए, या तो पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे, जो हम कराएंगे उसके साथ साथ नहीं करेंगे। आप या तो कॉपी पेन रख दीजिए अभी, ठीक है। आइए देखते हैं, त्रिभुज में यदि BD, देखिए BD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब BD है AC पर लंब है, तो है AC पर लंब, ये मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तथा CE, ये CE, ठीक है, AB पर लंब है, AB पर लंब है, ठीक है, मतलब CE परपेंडिकुलर टू AB, CE परपेंडिकुलर टू AB 90 डिग्री, ठीक है। और BD परपेंडिकुलर टू AC, दोनों हो गए, मतलब एक दूसरे पर लंब है, मतलब CE AB पर लंब है और BD AC पर लंब है, दोनों चीज समझ आई। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC, मतलब AEC ये वाला त्रिभुज
त्रिभुज एडीबी एक दूसरे के समरूप हैं। अच्छा देखिए, मैं इसे सिद्ध करूंगा कि ये समरूप मतलब समरूपता के नियम से ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। अच्छा चलिए देखिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखा ऐसे ऐसे डट डट शुरू करते हैं हम। इस त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है, इसकी ये दिख रहा होगा, इसमें ये कोण थीटा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज की, देखिए ऐसे ऐसे हम इसे मतलब डिनोट कर रहे हैं जो दूर से दिखे। हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब, इसमें भी ये थीटा है, मतलब इसमें दोनों त्रिभुज का एक कोण थीटा मिल गया, मतलब कोण त्रिभुज इसमें कहते हैं त्रिभुज कोण ए, मतलब इसमें त्रिभुज ए मतलब ई ए सी, कोण ई ए सी, ऐसे लिखिए कोण ई ए सी इक्वल टू, इसमें देखिए अब बी ए डी, कोण बी ए डी, मतलब इसमें एक कोण ए कॉमन है, ठीक है, एक कोण कॉमन मिल गया। अब देखिए इसमें एक 90 डिग्री है कॉमन, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि भाई देखो इस वाले त्रिभुज में अगर ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, समझ आ रहा है ना, मतलब एक लाइन ये कितने की होती है 180 की, अगर इधर 90 हो गया तो इधर भी 90 बचेगा, भाई है इधर अगर 90 है इधर 90 बचा। अब ये देखिए त्रिभुज ए सी ई में एक त्रिभुज 90 मतलब 90 डिग्री का है, तो कोण ई इक्वल टू कोण डी भी 90 डिग्री है, वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, कौन वाले में, एडीबी में 90 डिग्री आ रहा है, तो कोण डी ये दोनों बराबर हैं, और कोण ए बराबर कोण ए तो है ही, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर किसी त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर इसका मान लीजिए 60, इसका मान लीजिए 30, 90 हो गया, ठीक है, और इसका मैंने बता दिया, इसका हो गया 60, इसका हो गया 30, तो इसका कितना बचा। अच्छा ये बताइए, अगर इसका एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 180 डिग्री, अच्छा ठीक है 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा 90, ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, ये भी 90, तो मतलब तीसरा अगर दो कोण समान हो गए तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा, तो वही है, अगर इसमें एक थीटा मिल गया एक 90 मिल गया, तो ये कौन सा बचेगा, थीटा डैश ही तो बचेगा, थीटा डैश, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज में देखिए, अब ये हमने लाइन से ऐसे ऐसे नोट किया, अच्छा देखिए इसमें एक 90 मिल गया एक थीटा मिल गया, तो ये कौन सा बचेगा, थीटा डैश, तो मतलब एक कोण कौन सा कॉमन हो गया, कोण सी इक्वल टू कोण बी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, तीनों कोण समान है, अतः यह है ए ए ए, मतलब एंगल की प्रॉपर्टी से सिद्ध होता है, मतलब ए के नियम से त्रिभुज ए ई सी मतलब समरूप है त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, हो गया भाई समरूप, समझ आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए भाई देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले देखिएगा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर मात्रा ज्ञात कीजिए यदि वर्ग अंतराल इतना और बारंबारता इतनी दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य का मतलब होता है एवरेज, मैंने आपको पहले ही बताया, माध्य का मतलब होता है एवरेज, और बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। और परिसर क्या होती है, मतलब छोटी मतलब परिसर होती है, जैसे 1 से लेकर 9 तक संख्याएं अगर दे रखी है तो परिसर होगा जिन दोनों का अंतर यानी 8, परिसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो आइए हमें इसमें पूछा क्या गया है, माध्य पूछा है। माध्य मतलब होता है एवरेज, सारी मतलब जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका योग बटे जो संख्या है, जितनी संख्या है उससे भाग देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कितनी संख्या है, तो ये देखिए पहले 0 और 10 को ऐड कीजिए, कितने हो गए, यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, लिख लेना, हम पूरा नहीं लिख रहे, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है, नहीं निकाल रहे हम, ठीक है। 0 10 और मतलब 0 और 10 कितना हो गया, 10 और 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 5, इसमें 10 और 20 30 में 2 का भाग दे दो 15, 20 30 50 में 2 का भाग दे दो 25, 30 40 70 2 का भाग दे दो 35, 40 50 90
तो ये हो गया 45, 2 से भाग देने। आइए अब इसमें 5, 12, 25, 30 और 8 ये दे रखे हैं। आइए निकालते हैं। तो देखिए अब इसमें करिए मल्टीप्लाई, मतलब ये मतलब 5 लोग हैं जिनके पास 5-5 मतलब कोई क्वांटिटी है वो 5-5 है, तो 5 25 ऐसे 25, 12 पंजे 60, 6, 12 12 6 18 180। ठीक है, अब देखिए 25 ये कितना 25 25 50 25 625, या यहाँ पे आ जाएगा 625। ठीक है, मतलब 25 का वर्ग। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, तो 8 पंजे 40 जीरो, और 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 36 360। अब इसे सारे को ऐड कीजिए। इन सभी को ऐड करने पर देखिए क्या आएगा, देखते जाना। 0 0 5 0 5 10 की 0 आहल 1 1 लगा। ठीक है, 6 5 11 2 13 8 21 2 23 1 24 कितना लगा 2 3 0 9 10 11 12 12 2 हासिल 1। अब देखिए क्या बचा इसमें, यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 2। ठीक है, ये आ गया अपना टोटल योग। और टोटल योग के बाद देखिए देखते हैं अब ये कितने आ रहा है अपने। ये आ गया, देखिए ये आ गया 30 60 60 और 20 80, ये आ गया 80। ठीक है, ये कितना आ गया, आप इसे भाग दे दीजिए, आ गया आ जाएगा माध्य। तो 8 दूनी 16 बचा कितना 6 और 2 2 64, तो इसका माध्य कितना आ गया 28। इसका माध्य आ गया 28। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित आंकड़े के बहुलक की गणना कीजिए। अच्छा ये बताइए, बहुलक की गणना होता है जो सबसे बार रिपीट हुआ हो। अच्छा इसमें सबसे बार रिपीट क्या हुआ है 7 8 2 2 1। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है 8। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला देखिए। बहुलक बहुलक एक तो बहुलक बराबर फॉर्मूला हमने बताया था वन लाइनर के लिए, अगर मान दे रखे हो डायरेक्ट बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये तो हो गया। और एक इसमें अगर ये वर्ग अंतराल दिया गया हो तब बहुलक पूछा जाए तो क्या निकालेंगे, L प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 F2 इंटू एच। ये हो गया अपना फॉर्मूला किसका, बहुलक का। ये फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा, 1 2 3 बार बोलिए हमारे साथ। ठीक है, 2 3 बार बोलने से आपको याद हो जाएगा 100%। L प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो जो हमारा बहुलक होता है उसे हम मानते हैं F, ये हो गया F, सॉरी F1 नहीं F, और इससे जो पहले आएगा ये हो गया F1, इसके बाद आएगा वो हो गया F2। ठीक है, और जो इन और 8 के सामने कौन है 3 और 4 3 और मतलब 3 और 5, इसके बीच का जो अंतर है 2, तो हो गया H, तो अपना 2 हो गया H। और ये पहले आ रहा है वो L1 हो गया, और जो बाद में आ रहा है मतलब हाँ L1 हो गया, और जो बाद में आ रहा है वो L2 हो गया। ठीक है, ये हो गया L1, ये हो गया L2। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें मान रखते हैं ये L1 होगा यहाँ पे। ठीक है, L1 होगा। आइए देखते हैं इससे फॉर्मूला। अच्छा L1 कितना हो गया 3 प्लस F कितना हो गया 8, F1 कितना हो गया 7 बटे 2F मतलब 16, F1 माइनस F2 7 2 9 माइनस 9 इंटू H कितना हो गया, H हो गया 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 8 में से 7 गया कितना बचा 1, 9 में से मतलब सॉरी 16 में से 9 गए कितना बचा 7, और ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के ये हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कीजिए। 7 21 21 प्लस 2 बटे 7, ये आ गया 23 बटे 7। ये आ गया अपना बहुलक, ये आ गया अपना बहुलक का मान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उससे पहले अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा है तो शेयर करना ना भूलना, जबरदस्ती शेयर करा रहा हूँ कर दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है देखिएगा। निम्नलिखित समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये 2 के सारे मतलब सेक्शन खत्म हो गए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके साइड हुए जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन से PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलाइए, फिर जाकर सॉल्व कीजिए। या दूसरे फोन है घर में तो उसमें PDF खोल लीजिए और वीडियो मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले
आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन देखना होगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। उससे ही आपका इंप्रूवमेंट पता चलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मतलब हमें रैखिक के रूप में, मतलब जैसे कि ये होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब इस रूप में बदल करके मुझे सॉल्व करने हैं, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू मान लेंगे हम a, 1/y इक्वल टू मान लेंगे हम b। माना कि ऐसे करके लिखना, माना फलाना फलाना, मतलब 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। अच्छा देखिए, अगर हम 1/x इक्वल टू a रखेंगे तो कितना आएगा, a/2, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। और ये आएगा b/3 इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू, नीचे जो एलसीएम आया था 6 वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12। ये आ गया समीकरण फर्स्ट से। अब देखते हैं समीकरण सेकंड से क्या आता है। हमने जो माना वही मानेंगे। तो ये आ गया 3x मतलब a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/16, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/16, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम दोनों को सॉल्व करेंगे। चाहे पहले देखिए हम a को बराबर कर रहे हैं, अगर a को बराबर करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए। तो ये आ गया 6a प्लस 4b इक्वल टू 24, ठीक है। ये कितना आ गया, 6a प्लस 6a 9b इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×3 = 39, मतलब 39/16, ठीक है। अब देखिए, अब ये समीकरण फर्स्ट आ गया, ये समीकरण सेकंड आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब ऐसे लिखना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को, या तो ये कर देना समीकरण सेकंड में से नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ऐसा, ठीक है। अब घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, मान हम रखेंगे 6a इसका समीकरण फर्स्ट का प्लस 4b इक्वल टू 12 रख दिया। देखिए अब इसे हम घटाने पर कर रहे हैं, ठीक है। घटा दिया, ये कितना बचा, अगर यहाँ से 9 में से 4 जाएगा मतलब 9 - 4 इक्वल टू 5b। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए 39/16 माइनस 12, यही आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ 16 लाना है, ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दी तो 16 दूनी 32, 3 16 16 3 19 आ गया माइनस का। अब इसे घटाइए तो 5b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5b इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 2 12 में से 9 गया 3, 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, 153/16, और 16 इधर, और इधर जैसे 5 इधर है तो इधर आएगा 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया 153/80, ठीक है। अब ये समीकरण आ गया। अब इसका मान किसी में भी रख दीजिए। अब इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो 3a इक्वल टू 2 इंटू, अगर 2 है तो अगर 2a मतलब b की जगह पे रखेंगे 153/80, तो 40 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो 153/40 इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ साथ, तो ठीक है। अगर ये उधर जाएगा तो पछान रहोगे, कितना बचेगा, 3 इक्वल टू 12 माइनस, ये देखिए एक तो ये माइनस का और बचा होगा, हाँ ये माइनस का है, ठीक है। अगर ये इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 153 प्लस 40। अब बात चौक 48, ये हो जाएगा 480। हम जगह कम है इसलिए वहीं पे लिख दे रहे हैं 480। अब इसे ऐड कीजिए, 3 8 5 13 3 आहे ले 5 1 6/40, ये आ गया 3 इक्वल टू, अब ये 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 1 3 3 1 3, ये 40। अब देखिए a बराबर इतना आ गया, b बराबर इतना आ गया। अब मैंने a बराबर माना क्या था, एक्स वाई थी। अगर मैंने a बराबर 1/x माना था तो a का मान मेरा आया कितना है, 211/40, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 40/211। तो ऐसा ही y बराबर कितना आएगा, जिसका उल्टा आ जाएगा माइनस का 80/153, ठीक है। ये आ गया x और y के मान।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर बाई चांस में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 1/x और 1/y को 1/x को a मान लेना, 1/y को b मान लेना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और इधर बन जाएगी ये वाली ये। तो इन दोनों को सॉल्व करना, 100% आंसर आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 60 मीटर ऊंचाई की एक मीनार की एक चोटी एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइड हुए जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना है कि आपने गलत कहाँ पे किया है। आइए देखते हैं। 60 मीटर ऊंची मीनार, तो देखिए पहले 60 मीटर ऊंची हम मीनार बना ले रहे हैं। 60 मीटर ऊंची मीनार हो गई है, ठीक है। और इसकी अपोजिट साइड एक मकान है, मकान है, मान लीजिए मकान है, ये मकान की छत हो गई, ठीक है। तथा मकान की छत, अच्छा मीनार से मकान की छत की बात कर रहा है और मीनार की चोटी से मकान के आधार की बात कर रहा है, ये हो गया। मतलब इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, दोनों समान होगी, क्योंकि मकान जो नीचे दूरी होगी वही तो ऊपर दूरी होगी। अब मुझे ये दूरी पूछी गई है और क्या पूछा गया है, मकान की ऊंचाई, मतलब हाँ ये ऊंचाई, ये चीज पूछी गई है और ये दूरी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 60 डिग्री पे मान लगाते हैं, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। आइए लगाते हैं। अच्छा ये बताइए, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें आधार और लंब आता हो। अगर कोण ये है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो हम tan 60 के मान, मतलब लंब बटे आधार किसमें होता है tan में, तो tan 60 डिग्री का मान होता है 30, मतलब सॉरी √3 इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60/x। तो x इक्वल टू क्या आ गया 60/√3। 60 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 3/√3, √3 से 3 गया √3 बार, तो x बराबर कितना आ गया 20√3। तो इसका मान कितना हो गया 20√3, ठीक है। तो इसका भी मान हो गया 20√3, क्योंकि इसका मान समान है। अगर इसका मान समान है तो अब इसमें एक tan की प्रॉपर्टी और लगाइए, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये मान लीजिए y, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब ये वाली दूरी अलग छिप जाएगी और ये नीचे वाली अलग होगी, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी है तो बराबर, अगर ये दूरी निकल आएगी तो ये बचेगी ये, तो ये दोनों मकान की दूरी बराबर ही तो होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे tan 45 लगाइए। tan 45 का मान कितना होता है 1, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बाई अपॉन हो गया 20√3। अच्छा ये 20√3, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 20√3। अच्छा अगर ये बाई की वैल्यू मतलब ये वाली टोटल आ गई 20√3, तो ये नीचे वाली कितनी बची ये, तो ये 60 माइनस 20√3, अगर 20 कॉमन लेंगे। अच्छा ये मकान, ये देखिए ये तो आ गई मकान से मीनार की दूरी, और मकान की ऊंचाई कितनी आ जाएगी h, मकान की ऊंचाई कितनी आएगा 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20√3 कॉमन ले लो सीधा। अगर 20√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ये आ गई अपनी मकान की ऊंचाई। ये दोनों निकल आई, दोनों चीजें पूछी थी, मकान की ऊंचाई और मीनार से मकान की दूरी, तो दोनों निकल आई। आई चलते हैं नेक्स्ट, तो वही अपना लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। आइए देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करिए। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे पहले दोनों कभी भी अगर किसी को पिघला करके, एक चीज को पिघला करके अगर दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा उनका आयतन बराबर होता है। ये 3D आकृति की एक हमेशा 3D आकृति ही पिघलाई जाएगी, तो उनका आयतन हमेशा बराबर होगा। तो सबसे पहले इनमें दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। खोखले गोले का, अच्छा गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ हो गया, क्योंकि r³ हो गया तो इसमें r³ माइनस r³ ये हो जाए r³ हो जाए, क्योंकि खोखला गोला हो गया अगर,
तो इसमें एक बाह्य त्रिज्या होगा, एक आंतरिक त्रिज्या होगी। अगर बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर। तो उसका आयतन कितना होगा, स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो उसका क्यू हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। और आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे, सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, 4/3 पाई, अच्छा आर क्यू कितना है, ये कि यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, आधा करेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 4। तो बाह्य व्यास कितना है 4, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी 4, तो 4 का वर्ग 64 माइनस 2 का वर्ग 2 का क्यू 8, तब 4 का क्यू ही लगेगा भाई, 4 का क्यू मैंने बोला है सिर्फ वर्ग, लेकिन 4 का क्यू 64 और 2 का क्यू 8, ठीक है, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कितनी दे रखी है, जिसके आधार का व्यास, अगर व्यास 8 है, त्रिज्या कितनी होगी 4, यहाँ पे कितना आ गया 16, एच मुझे निकालनी है। देखिए 3 पाई से 3 पाई खत्म हो गया, 4 चौके 16, यहाँ कितना बचा ओवरऑल 4h। अगर ये 64 माइनस 8 है तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 56 इक्वल टू 4h, तो h इक्वल टू कितना आ गया 14। अब देखिए, अब एक शंकु बनाते हैं, ये रहा शंकु, ठीक है, और शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी 4, व्यास जिसके आधार का व्यास 4। अच्छा देखिए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मैंने अभी निकाली 14, और मुझे त्रियक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई है ये वाली हमसे पूछी गई है, त्रियक ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम में लगा दीजिए, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ड स्क्वायर, तो 14 का वर्ग 196 प्लस एल इक्वल टू निकाल रहे हैं हम, 196 प्लस 16, तो कितना हो गया 2, और ये हो गया 10 11 212, एल इक्वल टू रूट में 212 आ गया। 2 से 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 4 पंजे 20, मतलब 2 रूट 53, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 53, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इसका पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अगर पाई 22 है, 22/7 पाई आर एल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हम लिख देते हैं पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जगह कम है तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहे हैं, 22/7 पाई हो गया, आर कितना हो गया 4, एल कितना हो गया, एल हो गया 2 रूट 53, ठीक है, तो पाई आर एल, तो इसका चाहे ये पाई बना रहने दीजिए, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 रूट 53 पाई, इसका हो गया आंसर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ सन 2023 के पेपर का दी एंड होता है। अगर पेपर का सॉल्यूशन समझ आया तो पेपर को सॉल्व कीजिए, इसका पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।